तो चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग जो है कोशिका के पार्ट थर्ड को लेकर आए हुए हैं। और कोशिका के पार्ट थर्ड में पार्ट टू तक हम लोग कहाँ तक देख लिए थे। कोशिका झिल्ली को देखे थे, कोशिका झिल्ली की लंबाई को देखे थे कि लगभग 75 एंगस्ट्रम की लंबाई की कोशिका झिल्ली होती है और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली हम लोग बताए थे कि कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो एक द्रवनुमा संरचना पाया जाता है, जो द्रव्य तरल पदार्थ पाए जाते हैं, उस तरल पदार्थ को बेसिकली कोशिका द्रव बोले थे। क्या बोले थे? कोशिका द्रव बोले थे। क्या बोले थे? कोशिका द्रव बोले थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कोशिका द्रव के अंदर कई ऐसे तरल पदार्थ हैं जो कोशिका द्रव में तैर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं? तैर रहे हैं, इसके ऊपर तैर रहे हैं। कई ऐसे तत्व हैं जो इसमें घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, इसके ऊपर तैर रहे हैं। उन चीजों को हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। और कोशिकांग में जो है कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। कोशिकांग बोला जाता है, सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है, सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। जिसमें जो है क्या होता है कि पुनः जो है एक पुनर्जीवित की क्षमता होती है, जनरेशन करने की क्षमता होती है, एक नई चीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उसे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। कह सकते हैं ये सजीव पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? सजीव पदार्थ। यानी सेल ऑर्गेनल्स कैसा पदार्थ है सर? सजीव पदार्थ है, सजीव पदार्थ है। तो अब सेल ऑर्गेनल्स को बारी बारी से देखेंगे। सेल ऑर्गेनल्स में पहले सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग पहले देखने वाले हैं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दूसरा है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम है। तीसरा लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, बाद में हम लोग जाके पढ़ेंगे। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको भी पढ़ेंगे। गोल्जिका है, उसके बाद लबक है जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, और सेंट्रोसोम है। ये सभी जीवित संरचनाएं हैं। ये सभी कैसी संरचनाएं हैं? जीवित संरचनाएं हैं, इसीलिए इसको कोशिकांग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इसी सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत पहला सेल ऑर्गेनल्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अंतर्द्रव जालिका। क्या नाम है? अंतर्द्रव जालिका। आज हम लोग अंतर्द्रव जालिका को देखने वाले हैं। तो बारी बारी से सभी कोशिकाओं को देखेंगे, लेकिन सभी कोशिकांगों में सबसे पहले हम लोग किस कोशिकांग को देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको अंतर्द्रव जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्द्रव जालिका। क्या कहा जाता है? अंतर्द्रव जालिका। हालांकि आपको ये दिख रहा होगा, इससे पूर्व चूंकि लाइट कट गया था, जिस कारण से हम लोग जो वीडियो को क्या कहते हैं कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन पुनः चूंकि इतना पढ़ाए हुए थे, जिस चीज को हम लोग कवर कर लेते, फिर पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं होगी और चीजें भी आसान हो जाएगी। तो उसी चीजों को हम लोग रिपीट करने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये हमारा क्या कोशिका झिल्ली है और ये हमारा कोशिका का केंद्रक पता होना चाहिए। 1831 ईस्वी में केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और पढ़े थे हम लोग कि ये कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये जो लेयर है ये 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना एंगस्ट्रॉम का? 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। और कोशिका को बाहरी आघातों से बचाने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कोई दिक्कत? कोशिका झिल्ली, ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के अंदर बताए थे कि द्रवनुमा संरचना पाए जाते हैं। इसी द्रवनुमा संरचना में कई ऐसे तत्व मिले हुए हैं जिनमें सजीव का गुण पाया जाता है, जिसमें जीवित रहने की क्षमता होती है, जिसमें पुनर्जन्म की क्षमता होती है। उन्हीं सजीवों में से हम पढ़ रहे हैं आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसे कोशिकांग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। तो सर जब देखा गया कोशिका, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव जालिका को, किसको? अंतर्द्रव जालिका को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया, किससे देखा गया? माइक्रोस्कोप से जैसे ही देखा गया कोशिका द्रव में, तो कोशिका द्रव में जो अंतर्द्रव जालिका था वो मुड़े हुए छड़ की संरचना के आकार का था। मुड़े हुए छड़ की संरचना के आकार का था। तो मुड़े हुए छड़ की संरचना में कहीं इस छड़ पर दाने दाने आकृति के एक क्या कहते संरचना दिखाई दे रहा था, तो कहीं इस छड़नुमा संरचना पर कहीं दाने दाने दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार से दो प्रकार की आकृति इस द्रव में, कोशिका द्रव में आपको दिखाई दे रहा है। तो कैसे देखा गया सर? माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया। तो देखा गया तो कैसा दिख रहा था? छड़ की आकृति की संरचना दिखाई दे रही थी। एक में दिखाई दे रहा था कि दाने दाने नुमा संरचना, छड़ के ऊपर जो है आपको बुंदा
हुआ आपको एक क्या कह सकते हैं कि बुनिया के आकार का आपको वहां दिख रहा था। तो ये जो है बूंदे के आकार का जो आप दिख रहे हैं, इसी आकृति को, इस आकृति को, इस बूंदे की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम का बेसिकली काम क्या है सर? प्रोटीन के संश्लेषण करने का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करता है। कहने का मतलब क्या हुआ सर कि राइबोसोम का बेसिकली काम क्या है? राइबोसोम का काम है सर कि प्रोटीन जितने भी हमारे शरीर के अंदर जमा होता है, तो जमागिरी यानी प्रोटीन का घर भी बेसिकली राइबोसोम होता है। और जहां जहां हमारे शरीर की कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वहां वहां राइबोसोम उस प्रोटीन को पहुंचाने का भी काम करता है। यही कहलाता है प्रोटीन संश्लेषण। क्या कहलाता है? प्रोटीन संश्लेषण का मतलब शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक प्रोटीन को पहुंचाने की क्रिया, पहुंचाया जाता है राइबोसोम के द्वारा। अब पहुंचाने की क्रिया ही बेसिकली क्या कहता है? प्रोटीन का संश्लेषण। दाल खाते हैं, जितने भी ऐसे पदार्थ खाते हैं जिसमें प्रोटीन रहता है, तो प्रोटीन का एक फैक्ट्री है, प्रोटीन जमा हो जाता है एक जगह पर, जहां तो उसका नाम क्या है? राइबोसोम। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। और यही प्रोटीन फैक्ट्री में प्रोटीन जहां जमा होता है, उस प्रोटीन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। तो अब सर यहाँ दो प्रकार का संरचना आपको दिख रहा है। एक तो आपको स्मूथ दिख रहा है कि जिसमें दाने दाने संरचना नहीं है, जिस पर दाने दाने संरचना नहीं है, उस ईआर को, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उस अंतर्द्रव जालिका को हम लोग बोलते हैं स्मूथ, यानी कि चिकना, यानी कि पूरा प्लेन है, उस पर कोई भी दाने नुमा संरचना नहीं है। उसका नाम है स्मूथ ईआर, यानी कि चिकना अंतर्द्रव जालिका। लेकिन जिस पर दाना दाना संरचना है उसको बोलते हैं रफ ईआर, यानी खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही जो खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी का काम है कि प्रोटीन का संश्लेषण करने का। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करने का। जबकि ये आपको जो दिख रहा है कि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना जिस पर दानेनुमा संरचना, दानेनुमा संरचना क्या है सर? राइबोसोम है। यानी जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं है, उससे हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था सर? कि प्रोटीन संश्लेषण करने का। जबकि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है क्या करने का? वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने का काम करता है। जितने भी वसा या तेलीय पदार्थ है जिससे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसका संश्लेषण करने का काम कौन करता है सर? स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताओ कोई दिक्कत? तो सर रेटिकुलम, यहां आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से दिखाई दे रहा था। जिस पर राइबोसोम की उपस्थिति थी, उस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे। जबकि जिस पर राइबोसोम की उपस्थिति नहीं थी, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जिस पर राइबोसोम की उपस्थिति है तो वो खुरदरा हो गया, खुरदरा का मतलब रफ हो गया। और जिस पर नहीं है, वो पूरा प्लेन है, चिकना है, तो वो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पता कोई दिक्कत नहीं? बताइए जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का मिलकर बना रहता है। और कितना इसकी मोटाई कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम। कितना? 75 एंगस्ट्रॉम। कितना? 75 एंगस्ट्रॉम होता है, 75 एंगस्ट्रॉम। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो पहला कोशिकांग सर हमको समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र क्यों कहा जाता है सर? जिस प्रकार से मानव शरीर की एक शारीरिक संरचना, एक शारीरिक ढांचा तैयार करने के लिए हड्डी की आवश्यकता होती है, यानी मानव शरीर में जो हड्डी का काम होता है, वही किसी कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। यदि कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव जालिका नहीं रहे, तो कोशिका सिकुड़ जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगा। जिस प्रकार से हमारे शरीर में यदि हड्डी नहीं रहे तो क्या होगा? हम लोग लुढ़क जाएंगे, मांस एक जगह जमा हो जाएगा, हम लोग की शारीरिक एक निश्चित संरचना नहीं बन पाएगी। तो उसी प्रकार से वही काम है, जो काम हड्डी का हमारे शरीर में है, वही काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोशिका में होता है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं? अब समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
है ना। अब आते हैं सर हम लोग किस पे, रेबोसोम पर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो ये क्षारोनुमा जो संरचना था, क्षारोनुमा जो संरचना था, जो क्षारोनुमा संरचना जो देखा गया था, सबसे पहली बात किसके द्वारा, सबसे पहली बार किसके द्वारा दिखा गया था, बताओ, क्लाउडे। उसके बाद बताओ, पोर्टर। उसके बाद फूलम। फूलम, इन तीनों के द्वारा सबसे पहली बार इस संरचना को देखा गया था, इस संरचना को देखा गया था। लेकिन आधुनिक समय में इस संरचना को क्या बोला जाता है, आधुनिक समय में जल्दी बताओ कि आधुनिक समय में इस संरचना को क्या बोला जाता है। हम पढ़ाए थे कि आधुनिक समय में इस संरचना को क्या बोला जाता है, क्या हुआ जी। चलो, तो आप कहाँ पर आ रहे थे हम लोग, तो आधुनिक समय में जो ये संरचना पहले जो दिख रहा था, छड़ के आकार की संरचना जो दिख रहा था, लेकिन आधुनिक समय में इस संरचना को क्या बोलते हैं, आर्गेस्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, आर्गेस्टोप्लाज्म की संरचना को। यही सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो संरचना पहले छड़नुमा दिख रहा था, अब उस संरचना को आधुनिक रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेस्टोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गेस्टोप्लाज्म बोलते हैं। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सबों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग, चूंकि वो जो दाने नुमा संरचना जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बन रहा था, उस दाने नुमा संरचना को हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो दूसरा कोशिकांग किसी कोशिका का क्या है सर, राइबोसोम है। और राइबोसोम को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं सर कि राइबोसोम क्या है सर। तो राइबोसोम क्या है सर, प्रोटीन का फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन वहीं जमा होता है कहां सर, राइबोसोम में। कहां सर, राइबोसोम में। और राइबोसोम का काम है कि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक उस प्रोटीन को पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। और राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबिन्सन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबिन्सन के द्वारा पहली बार जो है राइबोसोम की खोज की गई थी। राइबोसोम की खोज की गई थी। हमको समझना है कि सर ये सर कोशिका है, और कोशिका के द्रव के अंदर ही सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अच्छा, कोशिकांग क्या है, जिसमें जीवित रहने की क्षमता होती है। जीवित रहने की क्षमता होने का मतलब सर वो सजीव है। वो क्या है, सजीव है। और कोशिका के अंदर ये जो दाने दाने संरचना दिखाई दे रहे हैं आपको, कोशिका द्रव के अंदर जो दाने नुमा संरचना दिख रहे हैं, ये संरचना कहीं आपको एक अंगूर के गुच्छे के समान दिखता है, तो कहीं अकेले दिखाई देता है, और कहीं गुच्छे के समान दिखाई देता है। तो जहां गुच्छे के समान जो ये दिखाई देता है, तो गुच्छे के समान को, गुच्छे के समान जो ये आकृति है, गुच्छे के समान जो ये राइबोसोम है, गुच्छे के समान इस राइबोसोम को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीसोम बोलते हैं। पोली का मतलब मेनी, पोली का मतलब मेनी, मेनी मतलब बहुत, और राइबोसोम का, राइबोसोम आपको दिख ही रहा है। तो एक से अधिक यदि राइबोसोम रहता है तो वहां उस जगह को या उस राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पोली राइबोसोम। तो यहाँ एक जगह गुच्छे के रूप में उपस्थित राइबोसोम है, इसीलिए इसको पोली राइबोसोम या पोलीसोम कहा जाता है। लेकिन जो गुच्छे में नहीं है, जो अकेले बिखरे उस कोशिका द्रव में दौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि कोशिका द्रव में उसी प्रकार से तैरते रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जो एक साथ गुच्छे के आकार में रहते हैं, वो गुच्छा एक धागे नुमा संरचना से बंधे रहता है। और धागे नुमा संरचना का काम कौन करता है सर, मैसेंजर आरएनए काम करता है। कौन करता है, मैसेंजर आरएनए से। मैसेंजर आरएनए से ये जो गुच्छा है, किसका गुच्छा है सर, राइबोसोम का जो गुच्छा है, वो मैसेंजर आरएनए से धागे नुमा संरचना से बंधे रहता है। धागे नुमा संरचना से बंधे रहता है। किससे बंधे रहता है सर, मैसेंजर आरएनए से बंधे रहता है। अब देखते हैं सर कि ये जो है बेसिकली राइबोसोम है, तो राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो राइबोसोम किससे मिलकर, प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर बना रहता है। किससे, प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर बना रहता है। प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर बना रहता है। प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर बना रहता है। अभी हम बताए कि चूंकि हमारे कोशिका में जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, वो राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री, यहाँ जमा भी होता है प्रोटीन, और यहाँ से संश्लेषण भी होता है, शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाता भी है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। और राइबोसोम आपको दिख रहा होगा, ये जो दानेनुमा संरचना आपको दिख रहा है, ये तो राइबोसोम है। और राइबोसोम में देखो कहीं भी कोशिका झिल्ली है, कहीं भी इसको ढकने के लिए बाहरी आवरण है, सर इसमें बाहरी आवरण नहीं है, अर्थात कोशिका झिल्ली नहीं है, इसीलिए सर राइबोसोम कोशिका झिल्ली विहीन है, यानी झिल्ली विहीन है।
ये झिल्ली विहीन कोशिका अंगक है और सबसे सभी कोशिकांगों में सबसे छोटा कोशिकांग, देखो बिंदु आकार का दिख रहा है, सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है, ये राइबोसोम होता है। सबसे छोटा कोशिका अंगक है, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। तो पूछेंगे सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग। राइबोसोम की खोज किसने किया था, राइबोसोम की खोज किसने किया था, रॉबिन्सन किया था राइबोसोम की खोज। और राइबोसोम किससे किससे मिलकर बना रहता है, प्रोटीन प्लस आरएनए से, प्रोटीन प्लस आरएनए से। लेकिन जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था, पैलाडी के द्वारा। किसके द्वारा, पैलाडी के द्वारा। लेकिन राइबोसोम का नाम राइबोसोम रखा गया था रॉबर्ट के द्वारा। खोज तो किया था रॉबिन्सन, लेकिन इसका नामकरण यानी कि नाम जो दिया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कोशिका पढ़ेंगे, कोशिका को दो पार्ट में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है 70S प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि उसमें जो है 80S प्रकार के राइबोसोम क्रोमोसोम में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये 70S प्रकार के राइबोसोम है सर। राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। एस क्या है सर, सेडरबर्ग यूनिट है। क्या है सर, सेडरबर्ग यूनिट है। जिस तरह से विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है सर, एम्पियर। आवेश को मापने की इकाई क्या है सर, कूलम। उसी प्रकार से राइबोसोम के मापने की इकाई है सेडरबर्ग यूनिट। क्या है, सेडरबर्ग यूनिट। यानी किसी चीज को मापने की एक जो पैमाना वही है, यूनिट है, वही मात्रा, वही इकाई। तो इसके मापने की इकाई क्या है, सेडरबर्ग यूनिट है। इसीलिए इसको 70S यानी S से इंडिकेट किया जाता है, 70 सेडरबर्ग यूनिट है। और 70S प्रकार के जो क्रोमोसोम है, ये दो उप यूनिटों से मिलकर बना होता है, दो उप यूनिटों से मिलकर बना होता है। उसमें एक है 50S प्रकार के राइबोसोम, एक है 30S प्रकार के राइबोसोम। इसमें गिनती से कोई मतलब नहीं है कि 50 और 30 80 होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें गिनती से कोई मतलब नहीं है। ये राइबोसोम की एक सब यूनिट है। इसी सब यूनिट के मिलने से हमारा राइबोसोम का निर्माण होता है। और यह है सर 80S प्रकार के राइबोसोम। ये किससे, दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 40S प्रकार के राइबोसोम और 60S प्रकार के राइबोसोम से मिलकर बना होता है। तो आज हम लोग सर कोशिका द्रव के अंतर्गत जो कोशिकांग, जो जीवित पदार्थ आपको दिखाई दे रहे थे, उस जीवित पदार्थ में सबसे पहला जीवित पदार्थ देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतर्द्रव जालिका। क्षरनुमा संरचना दिखाई दे रहा था और क्षर पर दाने दाने संरचना दिखाई दे रहा था, जिस दाने दाने संरचना को लोग राइबोसोम बोले थे। और उसी राइबोसोम को आज हम लोग दूसरे कोशिकांग के रूप में पढ़ भी रहे हैं, जिसकी खोज रॉबिन्सन के द्वारा किया गया था। लेकिन जंतु कोशिका में इसकी खोज पैलाडी के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका जो नाम रॉबिन्सन, इसका नाम जो है राइबोसोम जो दिया गया था, जिसका नामकरण किया गया था रॉबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट के द्वारा। और इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, किसे, राइबोसोम को। तो दो कोशिकांग के बारे में हम लोग आज देखे हैं। कल हम लोग चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम पढ़ लिए, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लेंगे, या गोल्जी काय को पढ़ लेंगे, या सेंट्रोसोम को पढ़ लेंगे, या प्लास्टिड यानी लवक को पढ़ लेंगे। तो 7 प्रकार के जो कोशिकांग को आज हम लोगों ने देखा है, उसमें 2 प्रकार के कोशिकांग को आज हमने पढ़ा है। शेष प्रकार के कोशिकांग को कल हम लोग खत्म भी कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, कोशिका के नेक्स्ट टॉपिक पर कल बढ़ भी जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की वीडियो बनाते हुए इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसकी भी सही व्याख्या हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।